पहचाना नहीं? ध्यान से देखिए। याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी होती हैं, बातों के साथ तारीखें पुरानी होती हैं, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला है और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराना हो चला है। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, तो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों पर छपी बातों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक खटखट भी काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना पड़ेगा, तो याद नहीं आता। दूसरा, शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि जरूरत से ज्यादा जोर डालकर सोचते। तकलीफ हो रही। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है, बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है। मर के वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित करती हैं और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की हुई हुई शम्हों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल में ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देके कौन करता है, कहा है आज मक्कर में हमारा इंतहाम। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, तो अपनी जमी होगी और अपना ही आसमान होगा। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में खड़े होकर मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से 40 साल पहले जब कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं दिल्ली में था, मैं कलकत्ता में था, मैं पटना में था, मैं कानपुर में था, मैं आगरा में था और मैं लाहौर में। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 13 अप्रैल, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मरी थी, जिस दिन एक बाप चीखा था, जिस दिन एक बच्चा चिल्लाया और जिस दिन लाहौर के लालपुर जिले गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां की पकड़ बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो। और जमीन हमारी, और मिट्टी हमारी, और खेत हमारे। तुमने जन्मा इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान गुंजा देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर नारे मार देती अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता। आज इस बैसाखी की शाम हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहेगुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी होंगी। जहाँ कटी हमारी फसल, जहाँ उजड़े हमारे खेत, जहाँ वीरान हुई हमारी बैसाखी, उस जलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस-रिस का नाम दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हम अपने बच्चे हुए बच्चों को तुम्हें सुपुर्द, फेंकते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ उन्हें अपने साथ और बतला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। बात पक्की है, कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, दूसरी तरफ 4-5 थे। जो बहुत आई है क्या? हाँ लगी तो है। मैंने आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, तू भी फर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा, प्राइवेट में जाने के लिए पैसे लेंगे, इसलिए ऐसे चलने दो। अरे उल्लू का बैठा है। उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बंद हुआ है, 1 साल होने को आ रहा है। अब क्या दिक्कत है सरकारी अस्पताल जाने में? साले अंधे होकर लड़ोगे क्या सबके सब?
तो चले कहाँ गए थे तुम सब? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे, तू मिला ही नहीं। लेकिन फिर शाम को ही लालाजी ने मीटिंग बुलाई। 500 बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है, जुलूस भी निकलेगा, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। रात को ही मालूम पड़ा कि बहुत झगड़ा हो गया। तू कहाँ चला गया था? अरे बेबे जी की तबीयत खराब थी, एकदम से निकलना पड़ गया। वापसी की सवारी नहीं मिली इसलिए सुबह आया। तुम लोग पता तो कर लेते कौन थे, सालों से बाद नहीं निपट लेते। मालूम तो पड़ गया है, ऑफिसर लेन के साथ के लौंडे हैं, लेकिन अब तो जाकर तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे भाई उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी होटल के खिलाफ, कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। वो इनका है, आपसे मिला था क्या भगवती भाई? हाँ मिला था, लेकिन एकदम ही गायब हो गया। तो जो होगा देखा जाएगा, फिर उसके बाद वही मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लाइन से जवाब दो। लोगों के नाम जिम क्रेन, स्टीवन क्रेन, बाकी लोगों को नहीं जानता। ये ऑफिसर्स लेन वाले उस डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं है? ठीक, सुन, थाने में एफआईआर में बाकी नाम तो दर्ज होंगी। 2-4 लोग काफी इनके लिए, हॉकी स्टिक सारे ले जाना और बाकी हाथ पैर। सारे रोज रात को क्लब से लौटते हैं दारू वारू पी के। दीपक मीनार के पास सजा देना। ठीक। और हाँ, देखना कि इनकी गाड़ी का एक शीशा सलामत ना बचे, उस पर बहुत नाज़ है इन्हें। समझ गया। लेकिन पूरी बात तो सुन ले यार, हो सकता है गलती इसी की रही। मेरी गलती, मैंने खेलू को बचाया, वो मेरी गलती थी। उसकी बहन, उसकी बीवी को बचाया, वो भी मेरी गलती थी। साले जहाँ बैठकर बकवास कर रहा है, वहाँ छोटे मेहनत कर रहा था, नहीं कर रहा था क्या? ठीक है यार, तुम मुझ पे क्यों चढ़ रहा है? अब हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। अब उनका रंग सफेद है तो क्या गलती हमेशा उनकी रहेगी क्या? हाँ, उन्हीं की होगी। ऐसा तो अब तो मतलब ऐसा तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। नहीं, क्या बात हुई थी? यशपाल ने बोला था जगमग में फिल्म देखने चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले लिए, मैं इस सब का इंतजार कर रहा था वहां पे। अंदर से शोर सुनाई दिया, अंदर भागा तो मालूम हुआ कि वो खेरू को जमीन पर पटककर लातों को से मार रहे थे। उसकी बहन, उसकी बीवी पास में खड़े थे। उसकी बीवी की गोद में उसका छोटा बच्चा जोर-जोर से रो रहा था। ये खेरू अपना आगे वाला भाई। वही, और इंग्लिश में बड़ी गंदी बकवास की जा रहे थे वो। सालो, हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे, काले कुत्तों। वापस लेना पड़ाना तुम्हारे उस बाप गांधी को, हमारे कंधे से कंधा बिठाकर चलने की कोशिश करोगे। उसके बाद क्या? उसके बाद उस लम्बू ने खेरू पर अपना कुत्ता छोड़ दिया, तो उसको पूरा हाथ से जोड़ दिया। वो दर्द से बिलबिला उठा। जब वो उसकी बहन की तरफ बिछ कहता हुआ बड़ा, तो मैं रुक नहीं पाया, उसके सामने आ गया। खेरू ने नेशनल कॉलेज के छात्रों को कितनी बार लिफ्ट किया अपने टांगे में, उस पर उसे तो छोड़ दिए, मुझ पर टूट पड़े। मेरी नाक पे ठोकरें मारी, मैं अकेला पड़ गया था, मेरे से कोई भी वहां नहीं पहुंचा था। तो पुलिस आई तो उल्टे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रब्बा है, अब छोड़ो ना मुझे वहां से। वही बात क्या हुई थी? तो गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था, उसका घुटना टकरा गया होगा, बस टूट पड़े सारे उस पर। अब बोल भाई, आईसीएस की औलाद, गलती किसकी छट रहा? उसके हिसाब से तो गलती उन्हीं लोगों की लग रही। इसके हिसाब से तू आजकल बहुत गलतियों का हिसाब किताब देखने लग गया है। चल हो गया भाई, पानी वानी पी। अब जो होगा देखा जाएगा, मुंह ताकने की जरूरत नहीं किसी को भी। चलो। अरे वो फिल्म की बात तो भूल ही गया। चलते हो जाए? हो जाए। लेकिन ये फिल्म लगी कौन सी भाई? चिंता मत कर, चटनी या गानों की नहीं है, यह तेरी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। बननी चाहिए यार, इंडियन माइथोलॉजी पर और फिल्में बननी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे देवता पिए हैं तो कहलाए आसर, हैं? और हम पिए हैं तो कहलाए विस्की। लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी। ये मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल नहीं है बहुत ही। आवाज कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अरे ये येलो पेन प्लेट है
क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एसोसिएशन बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका टारगेट है आजाद भारत और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे में छुपा उसे कहते हैं वो पीला पर्चा या येलो पर्चा। यार आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया, बन सकता है? हाँ? अबे शादी नहीं की तो क्या घर में सेना भी छपा गया था क्या? लेकिन यार मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी ये होम रूल सोसाइटी, कभी गदर पार्टी और अभी एचआर। अरे इससे होना जाना क्या है? तो और किससे होना जाना? अगर तुम मान न मान, ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी तो हुई। हाँ, टिकी हुई है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टिके रहना चाहती है। तो नहीं ऐसा नहीं है, वो काम करना भी चाहती है। वो नॉन कॉपरेशन वाली बात छोड़ दे। क्यों नॉन कॉपरेशन वाली बात करते हैं ना फिर? वहाँ तो दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उस बात का शिकार हुआ है। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं ना, सब उस बात के शिकार हुए हैं कभी ना कभी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता ना यार। पाए क्या पाए? ठीक कुछ भी नहीं पाया, लेकिन उसमें भी जनता का ही दोष है। क्या दोष है? भगत भाई इस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी वो तोड़ी थी, बंदे ने मूवमेंट वापस ले ली। हाँ, चोरी चोरा की पुलिस ने नियति भीड़ पर गोलियां चलाई, 25 लोग मारे गए, भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले चलकर मर गए। बदले में लोगों का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। थाने में आग लगाने की जरूरत तो उसके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते क्या? साले क्या कांग्रेस साहित्य पढ़ के आया महाराष्ट्र त्रिवेदी? है। जो इल्जाम मत लगाओ यार, मैं भी खुदा था तुम लोगों के साथ उस मूवमेंट में। मैं भी कूदा था। बाप आईसीएस, बेटे के पास करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो सोचा थोड़ा सा एडवेंचर ही कर लेते क्रांति के नाम पे। तहजीब से बात कर सकते हो, अपने अपनी राय रखने का सबको हक है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात है। हाँ, बात तो मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था ना सबने, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो, बस्ते डालो में बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। ने भी छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे, तख्तियां उठाई थी। लेकिन एक दिन अचानक ही सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि मूवमेंट वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का दरवाजा उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन है। बाहर जाए क्या करें? अरे किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। याद भी है तुझे वो दिन? याद है, अगर फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। क्या बोलूं? परेशान नहीं हुआ था? साले कुत्तों के जैसे मिलाते हुए आया था तू नारकली के होटल पे। क्या क्या करूंगा? बाप जान से मार देगा, पढ़ाई कैसे होगी? तहजीब से बात कर सकते हो। अरे चूल्हे ढीली हो गई थी। इस कमरे के कम से कम 15 लड़के होंगे वहां उस दिन। गनीमत बना कि वक्त रहते हुए लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खुलवा दिया, वरना साले हाथ में कटोरा लेके जनता की ठोकरें खा होता था। मैं कर के ठोकरे खाए मेरी जूती। 50 को तो अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? साला नौकरी देगा हमको? आईसीएस की औलाद साले एडवेंचर के लिए क्रांति करते हैं, ऊपर से मजाक उड़ाते हैं दूसरे की भावनाओं का। चोरी चोरा के सिपाहियों का मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए। 3 साल पहले के जलियांवाले कांड को भूल गया? उन 1500 लोगों को इसलिए भूल गया ना क्योंकि उनमें तेरा बाप, भाई या बहन नहीं थी। Nothing is too much. Nothing is too much. और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी, कि इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा आपने?
रहा है मगर है कहाँ? जी वो तो यहाँ 2 दिन से नहीं आई थी। तो क्या गाँव निकल गया कि गोरे कच्चा खाए उसे? घर घर में बैसाखी मन रही है और वो हरामजादा अपनी माँ और दादी को भूखा छोड़ न मालूम कहाँ और अगर निकलने निकल गया। ये बॉल मिल गया ना तो उसकी तो मैं उसे समझाया जो मैंने कुछ कहा था। जी समझाया था वो समझा नहीं। फिर जी वो कुछ ऐसा कह रहा था कि लड़की अगर पूरी पढ़ी लिखी हो तो पढ़ी लिखी लड़की को क्या फ्रेम में सजा के रखेगा? तो सबको सालों तुम्हारी नेशनल कॉलेज में बिगाड़ा है, वैसे तुम और वैसे तुम्हारे गुरु लोग। तो लाला जी ने शादी नहीं की, क्या विद्यालंता अभी तक कमा रहा है? ठीक है, सरदार का लौंडा है तो लड़की भाषा ही समझेगा ना। वो सब मैं बाद में देखता हूँ। ये बताइए देखो यशपाल कहाँ है? जी सुखदेव का कमियाला बिल्डिंग में जय गोपाल के साथ। यशपाल का आई डोंट नो। तुम सबको सालों मैं याद दिलाऊंगा सब कुछ। और पिछवाड़े पर ये मार मार के तुम्हारी क्रांति ने निकाल दी तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह बल्कि सरदार अर्जन सिंह नहीं, समझे? पैरी पड़ा। माफ कीजिएगा आपको परेशान कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल स्मृतियों पर इतिहास या राजनीति का बस नहीं चलता, इसीलिए शायद वो स्मृतियों और व्यक्ति जब उम्र के खास पड़ाव पर पहुंच जाता है तो ये स्मृतियाँ ही उसे दिलाए रखती हैं। मैं उस वक्त लाहौर में नहीं, लेकिन जब भी सुनता हूँ नया नया सा लगता है। अब बैठो। जी अपनी जगह मान लो, मैं खड़ा रहना है। लेकिन तुमको मैं अभी नहीं पहचानता। मेरे पास क्यों आया? दरअसल इतिहास में ना तो मेरी कोई जगह है और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट तो उन लम्हों में था जो बहुत पहले ही थे और अभी ठहरे से ही नहीं। उनमें से कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे। मीठे बांटने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कड़वों के लिए तुम उस बूढ़े के पास चले आए जो रीढ़ की हड्डी में कैंसर लिए अपनी आखिरी हड्डियां गिन रहा है। जी हाँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ जिस इंसान ने 20वीं सदी के 30वें दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। आज उसके वार्ड का जमादार भी उसे नहीं पहचान पा रहा। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, जब भी तब वो पूरी, और तब उसका पूरा होना हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य था। सर, आप लोगों को क्या था वो? दूसरों को हीन बदलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोर शोर उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ना। पंडित चंद्रशेखर को हनुमान जी का अवतार करना, सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को बौना समझना और किसी गैर जानकार को भाई बम्बू लाटे से मजाक में उलझाकर रुला देना। तुम भाई बम्बू लाट को भी जानते हो? क्या बात, क्या बात। Let us pledge our lives to our country. ये डायलॉग आज किसी घटिया तीसरे दर्जे की फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। Let us pledge our lives to our country. Let us pledge our lives to our country. मुझे अभी तक याद 1924 के दिसंबर की तूफानी रात कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रताप प्रेस के तलघर में वो खड़ा था। मुझे पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाहर से कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्त कर दिया गया है। ऐसा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार।
इस वजह से आप सब लोग हैं। अपनी वजह बताओ। मेरा वजह तो सबकी एक ही है, मुल्क की आज़ादी। अच्छा, और वो मिलेगी कैसे? जनाब लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3 या 4 अंग्रेज छोकरों को पीटने को जनाब लड़ना कहते हैं। अब वो तो वैसे की शुरुआत थी, तो शुरुआत भी कभी ना कभी तो होती है। और लड़ तो हम पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक मिली नहीं आजादी। जनाब शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रही है। और उस गलती को जनाब तुम ठीक करने आए हो। नहीं आ सकता, हमेशा कोई ना कोई तो आता ही रहता। अच्छा, तो शादी में शहीद होने से बच के भागे हो खुदा? नहीं जनाब, दरअसल शहीद वहां भी होना है और यहाँ भी, तो कम से कम महबूबा तो पसंद की मिले। बेटा, जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। और मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुदा। ये आपको कैसे पता? आप पहले मरे हैं कभी? नहीं, तो मौत के बारे में जितना आपको पता है उतना तो मुझे हिसाब बराबर है। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म पर लगे घाव इस बात का सबूत है। नहीं जनाब, ये जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते। ये ताकत कहीं और से आती है। और ये खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो चाहे वो खुद का हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी हुई एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब, तो बिना सोचे समझे उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना बड़ी बात जरूर है, काफी नहीं है। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। और शायद हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 सालों के इतिहास में इसी बात की कमी रह गई है। लेकिन जहाँ तक बात आज़ादी की, तो मैं साफ बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी तो ये है जनाब कि आज़ादी हमें मिलती कैसे है। और अगर कहीं हमें गलत तरीके से मिल गई ना, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हालात आज से 70 साल बाद भी यही रहने वाले हैं। ये गोरे चले जाएंगे तो कोई बुरे आ जाएंगे। जनाब आज़ादी का साम्राज्य होगा घूसखोरी से उठा के नाचेगी जनाब। अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब और धन, जाति और जबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आपके आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी जनाब। स्वागत है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। मैं शफाकुल्ला खान। और ये रोशन, मुकुंदलाल, मनमथनाथ, जोगेश, प्रेम कृष्ण और हाँ, ये शिव वर्मा। और भाई ये है जयदेव कपूर, इनको कुश्ती में आना होगा। और हाँ, ये है HRAK खास बंगाली बटुकेश्वर दत्त। भानुआशी भाई पूछ रहा है कि कैसे बढ़िया है। भाई जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? नहीं, क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता भाई। जब तक कि इनको इनकी ताकत का एहसास नहीं करवाया जाए तब तक तो ये बूटी लाने को भी नहीं होगी। और जो एक बार उठे गए तो भैया बूटी छोड़ो, सारा का सारा पहाड़ी उठा के ले आएंगे। अरे हनुमान जी से याद है कि पंडित कहाँ गए? जी उधर। ये भूत है HRA का। जिंदगी और जंजीर इसे आज तक नहीं बांध पाई और शायद ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित, भगत सिंह से मिलोगे? कसरत के वक्त नहीं। नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद।
और 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर टाउन पैसेंजर जिसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार HRA के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का जिसका नाम था काकोरी। कहते हो काकोरी स्टेशन में सरकारी खजाना लूट लिया गया। अपने भगत भी तो अपने लिए उधर ही गई था ना। No. Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. In Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one to watch Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republic Association. Pick up that Sanyal. For special forces. I want to see CID. Sleuth in each and every street of Kanpur. What? सब खत्म हो गया। पूरी HRA पकड़ी गई पंडित जी और मुखर्जी लाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। का भाव से 4 आने लगे 22 से शामिल दूध भी ना निकला था 18 से यार क्या रहा शहर कितना भेजा 12 से बस बाकी कहाँ गया अरे बाकी देश के नौजवान पी गए सब अभी देश के बूढ़े को पता चल गया ना पिछवाड़ा तोड़ देना उसने तुम्हारा कोई आरामदार देख कौन मिल रहा है तुझसे कैसे हो आओ जाओ आओ आ जाओ बैठो देख लो जी पूरे 100 जमीन का टुकड़ा लिया है 3 भैंसे हैं हाँ एक बछिया अभी हुई है पूरे लाहौर तक दूध जा रहा है जी अपना पूरे लाहौर तक जी क्या बात है जी क्या बात है बहुत बढ़िया बेटा और भगत बेटा पुलिस तो परेशान नहीं करती है अच्छा जी जमानत के बाद कोई नीचन जी बड़े परेशान थे तेरे लिए और दौलत राम जी कह रहे हैं कि केस तो उनके बाप को लेना पड़ेगा वापस कोई अदालत में केस 6-7 महीने से ज्यादा जी कहाँ जी और यार उनके पास बस सबूत भी तो नहीं है जी जिंदगी बना लो अपनी। अरे क्या कह रहे हैं अब जिंदगी बनाओ अपनी सबको सालों एक और मिल गया जीने का भगवती हाँ जी बाबू जी सब ठीक चल रहा है कि नहीं हाँ जी चिंता ना करें जी और सुखदेव तेरी बड़ा कम हुई थी नहीं जी वो तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है जी ठंडा दूध पी के तुम्हारे लिए दूध नहीं दे रही है भैंसे नजर रखना इस पे और जिसके लिए भी कोई लड़की शड़की ढूंढो जी जवान पट्टा है अपना अच्छा मन्ना वाले पूछ रहे हैं तारीख वाली पक्की करें हाँ क्या तारीख हाँ जैसे आप सब लोगों की मर्जी बाबू जी मैं तो इस बार पूरी तरह से तैयार हूँ इस 1927 के 71वें गांव में लाहौर को दूध पिला रहा है वो डेयरी उसके पिताजी ने खुलवाई है पंडित जी। तुरंत मैं अपने पिताजी से पूछकर खुदा था 50 से ढेर से लेकर गया है यहाँ पे इसलिए कि दूध बेचे शादी करें अच्छे पैदा करके आबादी पर बोझ बढ़ाए कीड़े मकोड़े फैला के चले गए हैं ये दोनों अचानक तो क्या नाम है उसका? अरे वो 4 फुट कामनी का नाटक की बस अरे चार्ली चैपलिन। उसकी फिल्में देख देख के काम चलाएंगे पंडित जी बहुत बड़ा एक्टर है वो। जूता निकालो अपना मैं थोड़ी सुखदेव क्या था पंडित जी सुखदेव। हम दशहरे में बैठा गया है हिम्मत खाता मैं पंडित जी उनको दोबारा चाहिए था उसको पकड़ने का उस पर मोटा केस
लगाने का। तुम चारों को काकोरी वाले नाम चाहिए थे बचे हुए, लेकिन पंडित जी चिंता मत करो, कुछ नहीं बताया। एहसान किया मेरे ऊपर, एहसान किया। पंडित जी बहुत मार लगी है, करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वरना बीवी के नाड़े से गला बांध कर बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ठीक, फैसला हो गया। राजगुरु जी, पंडित जी तुम आज ही की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो जी। आखिरी बार बात करके देख लेना, मानता है तो ठीक, वरना भाई बमपुलाट को साथ ले जाना, काम आएंगे। एक बात बस फैसला हो गया। ये दिन भी देखना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक तुम्हारी डेयरी कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां पर दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता है। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उठ गया है। ऐसे में मुझसे 2 हाथ पढ़वा लिया करो, जी ठीक रहेगा। तुम्हारा केस भी आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। जमानत का पैसा मिलने की पहले से बधाइयाँ। आगे से बापों से मजाक किया करो, याद रखा करो तो आप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। क्या कभी इतिहास मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए भाई बमपुलाट भेज दी? हाँ, और भाई बमपुलाट जी तो बिल्कुल भरे हुए थे, जैसे देखते ही चीर फाड़ डालेंगे। पर भाई तुम लोगों ने किया क्यों था? तो उल्लू के फट्टे, नाम राजगुरु और राजा के भंडों जैसी बातें करता है तू। क्यों क्या? मेरी 60,000 रुपए की जमानत दी गई है, वो भी बैरिस्टर दूनी चंद जी और दौलत राम जी जैसे लोगों द्वारा। तो क्या अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया है इस दरमियान, तो उनकी साथ कहाँ जाएगी? और आगे से कभी कोई भी पकड़ा गया तो जमानती कहाँ से लाओगे? पैसे के नाम पर पार्टी वैसे ही नंगी है, कोई डकैती डालनी पड़ेगी। अरे तो चिंता मत कर, यशपाल ने असेंबली में केस उठवा दिया है। 2-4 दिन में जमानत के पैसे वापस और इनकलाब शुरू। पर मेरा सवाल तो वही का वही है, अब तुम लोगों ने ये सब क्यों किया था ये बताओ। ओ मेरे राम दुलारे, देख पेट में दूध नहीं जा रहा था तो अबे दिमाग बिल्कुल खाली था, सोचा कुछ कर लेते हैं। बेटा कोई पंडित जी नहीं हो सकता, वो 24 में से 25 घंटे लंगोटी बांध के घूमते थे। लेकिन पंडित जी ने भी तगड़ी चोट मारी है भगवती भैया। दियो पंडित जी। जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा इसमें सभी लोग आ रहे हैं। जैसा कि तय है, इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूँ ये क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगी। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। तुम सबका पंडित। अगली बार मिलो तो इस सोशलिज्म नाम के लफ्ज का थोड़ा खुलासा करना, और अगर रूसी क्रांति पर भी कोई किताब ला सको तो अच्छा होगा, मगर ख्याल रहे हिंदी में। क्योंकि उस मुल्क के पास देने के लिए आइडियोलॉजी है और उसी की बदौलत वहाँ इनकलाब आया है। और ये किसी क्रांति पिछले दशक की ही नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना है मिस्टर बनर्जी। और क्या बंगाल ने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा था? क्या पंजाब ने क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा था? तो फिर क्यों हम हिचके एक ऐसी चीज लेने में जो कि एक अप्लाइड साइंस के तौर पे उभर के आई है? मिस्टर सिंह, सोशलिज्म नाम की साइंस में धर्म के लिए कोई जगह नहीं, जो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की परंपरा तो जनाब गरीबी है, हमारे देश की परंपरा तो भूख है, हमारे देश की परंपरा तो फ्रस्ट्रेशन है, और हम इसी फ्रस्ट्रेशन को अपने सीने से चिपकाकर जिंदगी भर घूमना चाहते हैं। ये धर्म इंसानी कौम के लिए एक अफीम है जो उसे आदी तो बना सकती है
उसे भरपेट खाना नहीं खिला सकती। तुम ये कैसे कह सकते हो? उससे व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है। जनाब, उससे व्यक्ति का खौफ बढ़ता है। उस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आती है। और वो सारी शक्ति मिलकर एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। आप भूख को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हैं? जनाब, दरअसल देते आप भी हैं। फर्क इतना है कि मैं बोल देता हूँ और आप बोल नहीं पाते। हमारा इतिहास गवाह है कि धर्मगुरुओं ने इनकलाब ला के दिखाया। अच्छा, तो जनाब हमारा छोड़ दुनिया के इतिहास में से एक उदाहरण दिखा दीजिए मुझे। क्यों? कभी आप कबीर का मकसद किसी भी इंसान को भगवान से मिलाना नहीं था। उसका मकसद इंसानों के बीच की दूरी खत्म करना था। तो फिर हजरत साहब, जीसस क्राइस्ट बहुत बड़ा आंदोलनकारी थे जनाब, क्योंकि वो उन लोगों को साथ लेकर चले थे। और जरूरी नहीं है कि इस्लाम और ईसाईयत का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो उनका सोचा हुआ रहा हो। लेकिन वो अपने कर्मों से, इतिहास से उठकर माइथोलॉजी में चले गए। जनाब, इसके पीछे तो जिम्मेदारी ये 2000 सालों का वक्फा है। जब हम उन्हें जानने भी लगे हैं तो ये साधुओं के कैलेंडरों के माध्यम से। और जनाब, कोई बड़ी बात नहीं। कल को आप लोग हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाए तो 500 साल बाद आपके लिए भी यही कहा जाएगा कि भाई घोष बाबू तो 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में हवा में उड़ के आए थे। इम्पॉसिबल। आप लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। नहीं जनाब, दरअसल जब पास में के बजाय तर्क नहीं हो तो फिर किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन तुम इस सोशलिज्म की व्यवहारिकता के बारे में क्या कहोगे? आजादी जरूरी नहीं है। जी हाँ, आजादी जरूरी नहीं है। जरूरी है आजादी के बाद का हिंदुस्तान। और अगर उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो यही, वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। इस एचएस आरए का कमांडर इन चीफ को मिस्टर चंद्रशेखर आजाद ही क्यों नहीं? वो व्यक्ति अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकता। भाई, कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना जरूरी है। ये लिटरेट होना सब्जेक्टिव बात होती है जनाब। कहीं पर वो आपकी मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की वजह है तो कहीं पर जिंदगी के तजुर्बे। लेकिन वो तो यहाँ इस मीटिंग तक तो नहीं है। जनाब, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शिव वर्मा ही दे सकते हैं। बता रहे हैं, कल सुबह जब मिलते मिले मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे कि पहली गलती ये कर रहे हो कि कसरत करते हुए मुझसे बात कर रहे हो। अच्छा। 118 पेल चुका हूँ और 200 से पहले उठूंगा नहीं। फिर दूध चले के खाऊंगा, अपनी माउसर साफ करूंगा और फिर किसी की बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना पक्का मालूम पड़ जाता है कि आज रात को गाड़ी से पटना जा रहे और मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया तो बोले या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई बमपुर लाट किसी तीसरे को जानने से पहले उसे उड़ा दो। 1 मिनट, ये भाई बम्पूलाल जी क्या? भाई 6 राउंड के होते हैं। तो ये कह रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 20 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। गुजरात इरफान के सरदार ऐसे जैसे बिना ताज के राजा। तेरी नामातुल औलाद देखा जिसने सिख होने के बावजूद अपने केस कटवा दिया। अरे क्रांतिकारी कहते हैं लाला जी को, फिर बूढ़ा हो जाए लेकिन रहता तो शेर ही है ना। क्या शान से जुलूस की कमान संभाली है, ऐसे लग रहे हैं जैसे आग का गोला। भगवती और सुखदेव वगैरह भी तो उनके साथ चले। वो नारायणपुरा के नाम मत लिया कर मेरे सामने। इस सारे के सारे लाला लाजपत राय के पैरों की जूती भी नहीं है। अगर तो उनके बारे में कुछ और ही कह रहा था। और मैं कुछ नहीं कह रहा। इस 45 साल के सरदार की बात का यकीन नहीं है, उस 20 साल के लौंडे का है। और उस अच्छी भली लड़की को परेशान करके रखा होगा। आप उस लड़की को समझा क्यों नहीं लेते कि कहीं और शादी कर लेते? अपनी खुद की औलाद समझाई नहीं जा रही है, दूसरे की औलाद से क्या बात करें?
मुझे तो सारा ये नई पौधी समझ में नहीं आती, न जाने क्या खाके पैदा हुई है। कल तक जिन लाला जी को गालियां दिया करते थे, आज उन्हीं को बाप के समान घेरे घेरे साथ चल रहे हैं। मगर तो कह रहा था कि सारा मोर्चा उसकी नौजवान भारत सभा ने संभाल रखा है। अब है तो उसी अजीत का भतीजा ना। अरे जुलूस मोर्चे करता रहे तो भी ठीक है, कम से कम अपने चाचा की तरह उम्र भर के लिए मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज 20 साल हुए उसे फरार हुए। घर में जवान बीवी छोड़कर गया था, बेचारी इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। लेकिन जयगोपाल पंडित जी का है। पंडित जी! पंडित जी! जयगोपाल ने गलत इशारा कर दिया। वो स्पॉट के बजाय सांडस मारा गया। जमगाज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठियां उसी सांडस में बस आई थी। लेकिन जिसके खून का इल्जाम बेबी जी, बेबी जी। आधा बंसर जी। ओहो, सरदार जी उर्दू बोल रहे हैं। सत श्री अकाल ही कहा जाता। ग्रंथी जी तक बात पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। अजी सरदार जी हम कहाँ, हम तो अंदर हैं। कहे तो बुलाओ। मैं चली अजी ओहो, ये आपकी डाली की उम्र। थोड़ा सा बैठ सीधा सिखाइए। अजी थोड़ा सिखाइए। दूध छाछ पीजिए, सेहत बनाइए। भाई कल को जमाना तो हमें इंसान देगा तो हमने खातिर तवज्जो करना नहीं छोड़। खातिर खातिर तवज्जो जमा रखिए अपनी, आगे काम आएगी। और चाची जी है अंदर? चाची जी कोई बूढ़ा नहीं आ रहा है फिर? साबुन के अंदर तो हरा ही हरा नजर आता है। और कोई बात तो सुनती क्या? बातें तो बहुत सुस्ती है, लेकिन क्या किया जाए। कम वक्त कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि सामने आ जाए तो दिमाग से सब कुछ गुड़। तो रोज गुरुद्वारे जाया कीजिए और गुरबानी सुना कीजिए, मत्था टेका कीजिए और छप का लंगर खाया कीजिए। वाहे गुरु की कृपा से दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। अजी उससे दिमाग का इलाज तो हो जाएगा। हाँ, चिंता मत कीजिए, बहन जी से कहकर छाड़ा लगवा दूँ, बेफिक्र रहिए। और चाची जी से कहिएगा कि चाई जी ने बुलाया है। अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल। कोई और भी है जो आपके सत श्री अकाल का हमसे ज्यादा हकदार बनता है, उसे भी बोल के जाइए ना। अजी बोल के जाइए ना। यही सवाल मेरा खून का इल्जाम उस पर, लेकिन किसके खून? संघर्ष का खून तो सबको याद रहा। इतिहास ने अपने पन्नों को डंके बजाकर जगह दी, उस इल्जाम ने उसे युद्ध पुरुष बना दिया। लेकिन कल वो कटारी बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सत श्री अकाल कहा तो शर्मा दी। उसकी माँ हंस के बोली इनसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगली होती तुझे देवर जेठों के बीच में ही मरा दूंगी। उस गरीब की जान के सपनों का खून, उसका दारोमदार, उसकी जिम्मेदारी। दूसरों के खून से होली खेलने वाले और उस महाबली ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था। मैंने तुझसे पहले भी कहा था यार, तू उससे हंसी मजाक मत किया कर। मेरी जमानत के दिन तो महंगे पड़ गए। 24 घंटे बम बारूदों की गंध सुनने वाले उस योद्धा ने क्या कभी गुलाब की नन्ही सी कली को सुनकर देखा?
हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की धारा को बदल कर रख देने वाले उस दुष्टा ने क्या कभी किसी के छोटे से बुलबुला के दिल को टटोलने की कोशिश की? अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। तू इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक बात नहीं की। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस इंसान के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर उस संग्राम में बराबर का हिस्सा लेने वाले इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका खामोश समय उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खुद जानता है। और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इससे भाग नहीं सकते। भागे बिना कोई चारा नहीं। जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेल सकती। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार किया। किसने कहा? वो तो पंडित जी का आदेश था कि 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी, फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। अरे वो आज भी है। उस वक्त वहां दुनिया जहां की मीडिया मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। HSRA के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा, और पहुंचाएगा तो? हाँ, वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से कह सके। या वो जयगोपाल जो तेरे एक इशारे पर जान की बाजी तो लगा सकता है, लेकिन बेचारा चाह कर भी मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर पाता। ये सब बातें मुझसे बोलने का मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA का थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के आवाम में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हे के लिए बचाकर रखने की सोच रहे हैं। बस खामोश हो जा सकते। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जरा, और खासकर जब वो कंफ्यूजन किसी और का लाया हुआ हो। मेरा खामोश हो जा सुखदेव। तेरी आंख की नाली में बदलाव देख रहा हूं मैं आजकल। कोई वजह नहीं बनती भगत, कोई वजह नहीं बनती कि तू उस पीढ़ी के मुंह पर तमाचा जड़े जो तेरा मुंह देखने की जी रही है। पंडित जी! संदेश तुम्हारी सरकार के लिए। अरे मैं क्या करता, मना कर दिया सबके सामने, सारी जेल देख रही थी। आप कहते हैं मुकदमा खुद लड़ेंगे, और उससे फायदा? इन लोगों के फायदे नुकसान कोई समझ पाया आज तक? एक लाहौर भेजी उसके घर, बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार बौखला उठी पंडित जी। चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए। सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड होता है। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। तुम अभी एकदम पूरा निकल रहे हो राजगुरु, और अभी कैची जैसी जुबान पर काबू रखना। आगरा, पटना, झांसी, सहारनपुर तार कर दो कि गायब हो जाए। लाहौर, सुखदेव को खबरदार कर दो कि बचकर रहे। इससे खुद तो सवाल ढूंढ रही है पुलिस। मगर कहाँ गई आप लोगों की वो धमाकेदार नीति? कहाँ गया वो HSRA का फैला हुआ नेटवर्क? कहाँ गई पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो अपने आप को समझदारी के इंतजाम माना करते हैं। क्या? हाँ पंडित जी, जयगोपाल मुखबिर बन गए। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ अरे भगत के बाद दूसरा बच्चा था हमारा, बिगड़ गया था तो क्या क्या करेंगे उसका?
अरे ये क्या मुकदमा है सवाल ये तो आप मुझसे मिलने आए हो शुक्र बोला उसके लिए कोई संदेशा है क्या उसके खुद के लिए संदेशा भेजना पड़ेगा मेरा संदेशा तेरे लिए ये है भगत कि मैं पीछे नहीं हटा। हाँ जेल जेल का बात है, तू दिल्ली में है, मैं लाहौर। मैंने सुना तुम्हारे केस पर कार्रवाई भी होने लगी। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून बहाने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल भी नहीं पैदा होता। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें, क्योंकि बहनों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। बम कांड करके हमने उन्हें चेतावनी दी है जो इस रेस में हमको समान दौड़ते चले जा रहे हैं, वो भी आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए हुए। तो हमारा ये काम हमारे इंसानियत के प्रति रुझान को ही तो दर्शाता है। अरे हम तो वो मशाल लेकर चले हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खां, वॉशिंगटन और गैरीबाल्डी और लफ्फा है तो लेनिन के हाथ में। ये असेंबली कांड करके बतलाना चाहते हैं कि इंसान की हत्या की जा सकती है उसके विचारों के लिए। फ्रांस में लेफ्रेडी गैजेट और वेस्टलैंड के खौफनाक हादसे कभी भी क्रांति को नहीं कुचल पाए। साइबेरिया की खानों में भेजकर जिंदगियां छीन ली गई, उनके विचार तो नहीं। और साथ ही हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौल की संस्कृति तो नहीं है। हमारे लिए इसका अर्थ है बदलाव, चेंज। और अगर वक्त रहते हमारी इस वर्तमान सभ्यता के ढांचे को नहीं बदला गया, अगर वक्त रहते सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई, हिंदुस्तान के आने वाले कल के इतिहास को महज चंद पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। सुखदेव कितनी आगे गई इस दृष्टा की भविष्यवाणी, इसके कानों में रची बसी रह गई आज इसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी हमको कांग्रेस ने दिलवाई और उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। मूवमेंट तो वक्त का एक गुलगुला था जो वक्त के साथ ही फूट गया, साथ मिले गया उन खूनी गोलियों और बम फांक की आवाज। गलत कह रहे हो मार्कंड। धमाकों की आवाज तो सन 1947 में अपने पूरे महाकाल के रूप में उठी और उनके साथ जुड़ गई थी उन करोड़ों बच्चों, बूढ़ों और औरतों की चीखें जो चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें एक मुल्क चाहिए जहां हम आजादी की खुली सांस ले। आज 18 साल के बाद भी उस ज्वालामुखी का लावा इन दोनों मुल्कों की सीनों में धधक रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? पॉलिटिकल किलर्स। इसका मतलब क्या होता है जी? पॉलिटिकल किलर्स यानी राजनीतिक खून। राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून। लेकिन ये कौन सी राजनीति में बने रहना चाहते हैं? वो महात्मा है, उनके मुंह से शब्द कहाँ अमृत फूटता है, उनकी बात को कोई छुट्टी नहीं कहता। हाँ झूठ नहीं कह रहे। कमेटी को खबर करा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे, विजय महावीर सिंह, कुंदलाल सहारनपुर में पकड़े गए। मैं जाके आज ही छोड़ रहा हूँ, अपना ख्याल रखें क्योंकि कल घर तो बद का फैसला है। वाहेगुरु जी को यही मंजूर था उम्र के। अरे मैं तो कहता हूँ फिर भी सस्ते में छूट गया। आम साहब सरकार से तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी। अरे सुन रही है कि नहीं? कम से कम ये एहसास तो रहेगा और ये जिंदा है। हाँ, जैसे अजीत के जिंदा रहने का। अरे हाँ हाँ, और क्या, देख लेना दोनों चाचा भतीजा इकट्ठे वापस आएंगे किसी दिन और फिर जो जोरों से बैसाखी मनेगी इस घर में कि पूरा पूरा लाहौर गूंज। Mr. Goldtree, my name is Bhagat Singh. मेरा नाम सुखदेव है। And we are not. और मेरा नाम यतीन्द्र नाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला बोल रहा था कि पीछे से आवाज आई हैंड्स अप। एक बार की तो मन हुआ कि एक तैयार किया हुआ बम पीछे की ओर उछाल कर हैंड्स अप कर दूं। फिर सोचा तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कहाँ मिलेगा। बेटा बम बनाना सिखाया है तुम लोगों को, बाप है तुम्हारे। हम बाप हैं दुनिया के। We are idealists. Great. Too great. We are superhumans. Actually beyond human beings. लेकिन हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी। हमें खुदा बन के दिखाना पड़ेगा। जमाना तभी मानेगा कि क्या लोग थे भाई, क्रांति के राह में अपनी भावनाओं को पैरों से कुचलकर आगे बढ़ गए। वो याद है? अरे याद कैसे नहीं होगा।
बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। अब राजगुरु बाबू का मन मचल उठा, ले आए और लटका दिया पार्टी ऑफिस में। फिर आए पंडित जी, देखते ही भड़क गए, कैलेंडर उतारा और कर दिया टुकड़े टुकड़े। फिर राजगुरु बाबू भी आए, देखते ही भड़क गए, पूछने लगे मेरा कैलेंडर किसने पढ़ा? पंडित जी बोले मैंने पढ़ा। राजगुरु बाबू सहम गए, पूछने लगे क्यों पढ़ा? पंडित जी बोले या तो एक्नॉलेज ले या क्रांति कर ले। तब राजगुरु बाबू धीमे पड़े, पूछने लगे पंडित जी क्या आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ देंगे? पंडित जी बोले हाँ फाड़ दूंगा। राजगुरु बाबू पूछते हैं तो क्या आप ताजमहल को फाड़ देंगे? पंडित जी बोले हाँ उसे भी फाड़ दूंगा। तब राजगुरु बाबू पूछते हैं पंडित जी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले, खूबसूरती से इतनी नफरत पाल कर? वाकई बहुत खूबसूरत सवाल है। तुझे याद है वो इटालवी क्रांति जब मैगजीनी अपने पहले विद्रोह के हार के बाद बुरी तरह टूट चुका था, जब वो अपने खोए हुए साथियों को याद करके बार बार रो पड़ता था। उस वक्त उसकी प्रेमिका कैसे बेखत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि उसने आगे चलकर इतिहास को दिशा निर्देशन देना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा क्योंकि वो मुझे याद आती है और किसी को याद करना मेरा हक है, किसी को यादों में बसाना मेरा हक है। वो तो हम खुदा मुल्क के नौजवान सुखदेव, इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए आबो हवा ठीक नहीं है। वरना अगले जन्म में यकीनन मैं भी अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कांधे से सिर टिकाना चाहूंगा। सजा मिली लेकिन मुझे भी कृपा से वो नहीं जिसका डर था। आ चुका है लाहौर में, अभी खत आया था उसका जेल से। देव ने उसमें तेरे लिए सच से हाल लिखा है। शैतान लिखता है कि चिंता ना करना, भगत यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है और भुट्टे मैं खिलाता रहता हूँ। लाल हो गया खा खा और लिखता है कि जिस दिन जेल से छूट कर आएगा उस दिन तेरे साथ बहन जी के झाड़ा लगवाने चलेंगे। ये झाड़े का क्या चक्कर है? अच्छा, यही कहने आई थी कि ठीक रहा तो अच्छा खाया पिया कर अच्छा पहना हो रहा था। जरा सी जिंदगी है, कल किसने देखा? आज की तो सोचनी पड़ेगी। अच्छा चलो, यहाँ कुछ और नए दोस्त बन गए इनके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बन गया। सिर्फ वाकई लगते हैं बेबी जी। कम पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया में ज्यादा नहीं देखी। जो जानती हूँ वो बस इतना ही, कोई पकड़ा गया, उसको सजा हो गई। उसका दोष क्या था नहीं जानती। उसने किया क्या था ये भी नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। लेकिन इतना जानती उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरा दिल ये भी कहता है कि कोई आए, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो उसमें भी उसका दोष नहीं माना। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है अगर ना आना किसी का धर्म है,
उसके आने की बात जो ना मेरा धर्म, मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, तो मेरे धर्म को चोट नहीं पहुंचाया। बाकी आप तकलीफ मत किया कीजिए, अच्छा खाना अच्छा पहनना अब मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि खुद का रंग पहनकर किसी का इंतजार नहीं कर सकता। लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली कानपुर नहीं। चौथ दो सालों को, चौथ दो। साले, अंग्रेज अफसर को गोली मारोगे साले, कुत्ता। मस्त टक्कर लोगे। ये तो पूरा का पूरा खाना सालों की नाक के छेद के अंदर। अभी तो देखूं, ये हड़ताल कब तक चलती है? नाम जानते हो मेरा? वो हैवानी को उतरा है। उसने 25 पठान मंगवाए जो मेरे सीने पे चढ़ इनकी नाक से खाना ढूंढते हैं। आज इनकी भूख करके 50 दिन था। ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होगी। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद! उसका सारा खाना बाहर आ गया। अजय ने बच्चों वाला पानी पी लिया। ये लोग उसके गले में जल्दी नहीं घुसेड़ रहा है भगत। और यतीम देखो, यतीम के फेफड़ों में एक सर दूध भर गया भगत। उसका बदन लगने लगा। दवा खाने से इनकार कर दिया भगत। उसकी जुबान है रही है। भगत कुछ नहीं खानी चाहिए भगत। उसको अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा है। उसके खून का दौरा उसके दिल का तस्वीर आ पड़ी थी। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और बस सोच लेना कि शेख यतीन्द्रनाथ के जाने से हिंदुस्तान का ये उमड़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक कि हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और तब मोतीलाल नेहरू ने कहा सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म पर लानत भेजकर यतीन्द्रनाथ दास को रिहा किया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सर झुकाता हूँ शर्मिंदगी से इस हैवानियत के आगे। यतीन्द्रनाथ दास को कैसे भी बचाएगा। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले I spit on the courage of British Empire who don't even know how to kill. Don't you forget that the soil of this nation has had enough from you, the Britishers. And now it needs something from us. And we are out and out prepared to give the most precious thing we have. And that is our lives. यतीन्द्र नहीं रहा। भगत के साथ मिलने से ये पहली मौत। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए तैयार किया है भगवती कि एक दिन किसी एक्शन में भेजकर हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह से पा लेना कहते हैं। भूख हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी। अरे कहाँ हो? अरे बाहर आओ।
मैं पूरा लालपुर में लगे करवा दूंगा। अरे मस्त नाचे बंगला चट्टाई में ताकि मुझे आज तक याद वो हड़ताल कैसे तोड़ी गई थी। भारत के नवनारियों, मैं सब वापस देता हूँ। भारत के नवबंधुओं, मैं इस 114 दिन पुरानी हड़ताल का अंत चीयर्स के देसी संस्करण से करना चाहता हूँ। तो फिर चल बजा दे। और उसके बाद जापान, कनाडा और पोलैंड से सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी थी समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर उमड़ आए थे, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी थी। किसान और मजदूर वर्ग रेले का रेला बनाकर उमड़ पड़े थे और अखबार हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगा था। और चुपरवा ने बहुत ही भावुक होकर उससे कहा, और तुझे नाम से बुलाने को देखना ही चाहता। तो क्या कह के बुलाएगा भाई? सरदार। और सरदार का पूर्ण स्वराज का नारा मुल्क के कोने कोने में गूंज पड़ा। वो महात्मा गांधी को 1 साल पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को सख्ती से कुचल चुके थे। उन्हें इस घटना के 2 महीने बाद लाहौर अधिवेशन में इस मांग को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि करे बगैर कोई जाना ही नहीं था। सरदार, तुमको मालूम है इतिहास में हमेशा स्पष्ट है कांग्रेस को दिया जाएगा। कल जब मैंने जमादार बाबू के 8 साल के बच्चे को नारा लगाते हुए सुना तो मेरा श्रेय तो मुझे नहीं मिल गया। बात पूछो सरदार, तुम कभी महात्मा गांधी से मिले? हाँ, इकलौती याद है जब हमें 8 साल में गांधी लाहौर आए थे उसके स्कूल में। तमाम भीड़ उनके साथ थी। बच्चे तो मचल कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वो भगत के सामने से गुजरे तो भगत बोल पड़ा, सच बता। वो एकदम रुक गए, फिर धीरे से हंसे, उसके सर पे हाथ रखा और बोले, सत श्री अकाल के साथ साथ वंदे मातरम भी बोला करो, हमारे मुल्क को उसकी भी जरूरत है। मैं तब उसके पास ही थी। भगत अपनी सपनीली आंखों से उनकी तरफ ताकता ही रह गया। मालूम है, महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का अटूट भक्त था, लेकिन लड़ा उनके खिलाफ। हाँ, सबसे भी पहले वही हुआ था क्योंकि कुछ मामले से उसूल बना लिए थे उसने अपनी जिंदगी में। लेकिन कृष्ण भी कभी सुखी नहीं रह पाए उसके। उनका भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी कद्र जरूर करता हूँ और इसी नाते उनकी मुखालफत करने का हक भी देता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी कहीं नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद भारत को नहीं देना चाहते, जहाँ पर भूख तनपे, जहाँ पर गरीबी फैले, जहाँ पर महामारियां हों, जहाँ पर भेड़ियों का राज हो और कबूतरों का सम्मान हो। तो देना चाहते हैं वो देश जहाँ उमंगे हो, तरंगे हो, खुशहाली हो, मुस्काने हो, जहाँ पर भाईचारे का साम्राज्य है। हमारे इनकलाब तो खूना रुदा तो नहीं है, अरे इसे तो खूनों की कंपनी से पोस्ट से पैदा किया है हमने। हमारा इनकलाब आएगा शेख, हमारा इनकलाब जरूर आएगा, और तुम देखना हमारा इनकलाब आएगा। पर यह अलग बात है कि हम उसे अपने जिंदा आंखों से देख पाएंगे या नहीं। शिवराम हरी राजपूत चार्ज सांडर्स मर्डर केस। कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े गए? पुणे में। कैसे पकड़े गए? वो तो मालूम नहीं मुझे, जब पकड़ लिया गया तब मालूम पड़ा, जब तो पकड़ लिया गया। क्या किसी ने मुखबरी की? हाँ, किसने? मैंने खुद से ही सुपर इंटेलिजेंट, बट हाँ अपनी मुखबरी खुद कैसे? मैंने वहाँ एक आदमी को बता दिया, सांडर्स भैया को मैंने मारा है। ले एक आदमी को नहीं बेटा, आधे पूना शहर को बता दिया था तुमने। नहीं और तो और पिस्तौल भी दिखा दी। वो तो गलत है। हाँ गलत है, झूठे बिल्कुल गलत है। अबे हम जेल में हैं तो क्या
जबान की खबर नहीं रखते क्या? पंडित जी ने समझा के भेजा था कि अपनी कैंची जैसी जुबान तक आपको लगता है? भगत वहाँ मच्छर बहुत थे, पर ठीक से धो नहीं पा रहा था। अब चलते फिरते उन लगी रहती थी, डर जाओ आप मुझसे। क्या यार तुम आए हेल दिस वेलकम। अरे वाह जियो तुम्हारी अंग्रेजी। कार्रवाई शुरू की जाती है। बहुत जल्दी नहीं होगी। अपने पर कोई इंसान ही तो हुआ है। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। How do you plead? Guilty? Guilty? अजी अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? Behave properly. This is court. वो बता दिया, हम लोग तो तबेला समझे हुए थे। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपकी जैसे बड़ा मासूम है। अब जैसे कि जनाब चंद गद्दार बतलाते हैं कि हमारी ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों की कमी नहीं है। हमें कोई ताज्जुब नहीं होता अगर उस दिन हमारी जेब से कोई इंग्लिश टैंक मिल जाता। आप लोग अपना वायदा तोड़ रहे हैं मिस्टर सिंह। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी। जनाब वायदा तो आपने तोड़ा है, क्योंकि आपने हमारी मांगों को मान तो लिया था लेकिन उन पर अमल करने से इनकार कर दिया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में। और जनाब आपसे ज्यादा इस बात का एहसास आज किसी को नहीं है कि हम वार्निंग देने की हालत में हैं। आप लोगों की डिमांड पर काफी गौर किया गया है। और आपकी खाने को लेकर की गई कंप्लेंट बिल्कुल बेबुनियाद पाई गई, क्योंकि इस समय हमारे चिल के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से काफी बेहतर है। जनाब सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर आपकी ब्रिटिश हुकूमत बेहतर खाना कहती है तो वी रियली डाउट दिस ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। हाँ, लंदन में आप लोग इसे पोटैटो विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्म के नाम से हिंदुस्तान में हम इसे घटिया खाना कहते हैं। आप लोगों की दूसरी मांग है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसीलिए आपसे स्तर से नीचे तक आ जाना काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो काम कीजिए, कभी बग्घी में हमें बैठाइए। बस घोड़ों की लगाम में थामी है। अब अपनी नेम साहिबा को अपने बगल में बैठा के उनसे कहिए कि अपनी पतली पतली नई नवाज में चल रहा है। हटो हटो, मिस्टर सिंह की सवारी आने वाले हैं। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम हो जाएगा। आप लोगों की तीसरी मांग है कि हर प्रिजनर को पढ़ने के लिए किताबें और लिखने का सामान बेरोक तो भेजने की सुविधा दी। हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए। पहनने के लिए साफ कपड़े हो, नहाने की अच्छी सुविधा हो। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग किसी हिल स्टेशन पर घूमने आए हैं, कैजुअली पर जी आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुस आए हैं जैसे भैया कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी में भाग कर आ जाती है। अब आपको क्या लगता है जनाब, हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग यहाँ मैटरनिटी लीव पर है?
बम फैक्ट्री तक। साइलेंस। इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई। यस। और आपने उसमें सहयोग दिया। यस। योर विटनेस मिस्टर बटलर। शिव। हाँ ये आए हाँ तो दोस्त बाबू प्रैक्टिस हमने लगाई थी किस में? मेरी कई सारे। अच्छा। मगर उसके लिए तो बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने भी पैसों की जरूरत नहीं होती, तब में भी काम हो जाता है। क्यों? अगर आप मेरठ से गन कॉटन कॉटन कलकत्ता में मिलता है उसको। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर में भी बना सकते हैं। राइट। और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजार में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। हाँ प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर? बम में हमेशा मेटल का खोल लगता है मिस्टर, मेटल का खोल लगता है। पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर कोल्ड स्टील। आज अतिंदर दास जिंदा नहीं, वो होते तो बताते कि सातों को पटाखा लगाना। पटाखा? हाँ। अरे पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीकर 70%, सल्फर 15% और चारकोल 10% कार्बन के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद वो घरों में काम आने वाला शीशा, किरचे, उनके मेटल के घोल के अंदर भरकर जर्नलिस्ट से भरी अदालत में आज हिंदुस्तान के अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की वीडियो छपी है। अब तक तो साला कुटीर उद्योग लग चुका होगा। कार्रवाई के शुरू में मैंने गाने के सेशंस हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। आपको यहाँ हद करने नहीं मिलता है। जनाब, जहाँ तक बात करी की है तो मैं आपको बता दूं कि ये हाथ हमारे हैं, इसलिए चाह भी हमारी होगी। हाँ, एक पॉलिटिकल प्रिजनर और एक टेररिस्ट के बीच में फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। और हाँ, बात जहाँ तक गानों की है तो जनाब दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये तो यार तब बजता है जब होली बनती है, जब धान कटता है, और हाँ, जब चौका लिपा जाता है। जनाब, कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लिख के देखिए ना। मैं कहता हूँ आपके गाने के लिए मचल जाएंगे। आप लोग अपने आप को कमाई नहीं करते हैं वैसे से। आप लोग तो भूल रहे हैं। अच्छा फिर आप अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं कोच प्रेम जी? आप लोग तो गुलाबी है। ऐसे काम नहीं चलेगा वैसे से। आप लोग अदालत में आने से इनकार नहीं कर सकते। जनाब, इस ब्रिटिश हुकूमत के फैसले को इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ना तो हमारे अंदर इनको सुनने की कोई ख्वाहिश ही बची है और ना ही इनका इंतजार करने का सब। आप लोगों को मालूम है ये मुकदमा आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। हाँ, ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल। आपके वाइसराय इरविन के इस नए शगुफे का हम सबको बखूबी पता है। हाँ, जुडिशरी के इतिहास का ये शायद पहला मुकदमा होगा जो अभियुक्तों की गैर मौजूदगी में चलेगा। जनाब, रेस्पेक्टेड वाइसराय के बारे में तहजीब से बात कीजिए मिस्टर सिंह। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी तक उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हाँ, पता है मैं आपके इस गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, जिसमें आपकी ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% तक टैक्स घटाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करता है। ना ही किसानों पर से लगान कम हुआ है, ना ही नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक कर तक नहीं हटाया गया उनसे। और साथ में सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। शायद आपके गांधी साहब को यह मालूम नहीं कि 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में खड़े हुए हैं। बहुआ, देवगढ़, काकोरी, लाहौर केस में से एक को भी नहीं छोड़ा गया है। बम्बई, कलकत्ता, देवली, चटगांव में सालों से केस चल रहे। क्रांतिकारी औरतें अपने बच्चों और पति को छोड़ के भागी हुई है। न मालूम कितने फांसी की बात चल रहे हैं।
इनके बारे में क्या कहता है आपका ये गांधी इरविन पैक्ट? उसने बोल पाया था वो गांधी इरविन पैक्ट, उसने बोल पाया तो कांग्रेस के वो सारे सदस्य सरवा, और कुछ नहीं बोल पाए थे देश के वो सारे सेल्फ स्टैंड लीडर, तो उन्होंने अदालत आना ही बंद कर दिया। और सदी का वो सबसे अनोखा मौका था जिसमें अभियुक्तों को शरण करने की जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैंने बताया नहीं। नाम को उससे मिलने आया था। जी हाँ, मैं सिद्धार्थ साहब से मिलने गया था दिल्ली। 1965 की थी, आज 1999 में चल रहा है। आज किसी को उस वक्त में नहीं प्रश्न जाता। जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं। आज जब जाग गया है तो उनमें से सिर्फ आप ही बचे हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताना आया हूँ कि 1994 इस मुल्क को हम जैसों की देन है, उसकी नहीं। मतलब मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो उस वक्त उस इंसान की तूफानी रफ्तार से अपने आप को बचा नहीं पाए थे, और जिन्होंने उसकी शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने की ठान ली थी, लेकिन वो चल नहीं पाए। तो फिसल गए, कुछ रुक गए, तो बीच में गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गए, और हम आज 47 साल बाद आज भी रास्ते में ही भटक रहे हैं। आज मेरे पास मेरा दामन पत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। आज मैं मर्सिडीज में आया हूँ अपने एयर कंडीशन बंगले से निकलकर। मेरे सारे नाती पोते पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अपनी शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। इस्तेमाल कर रहे हैं, बस क्या है? ये बात भी आप उससे बोल पाए? हर चुनाव आता है, इनमें कुछ और चुनाव, उसमें कुछ और। क्यों? क्यों? मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जब वो चुन गया? ये हमारा चुनाव है, इसे हमने चुना है और हमें जरूर इस पर फख्र उठना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज के हिंदुस्तान में तुम्हें सिर्फ टाउन के कैलेंडरों पर देखकर याद किया जाता है सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं है। कल हमारा फैसला है, और बड़ी मजेदार सी बात नहीं है दोस्तों, हमें तो पहले से पता है कि ये फैसला क्या होना है। तो मेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला है, कोर्ट में मेरी टांगें कटकर खा रही थी। अपने शिव की गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं बंदा बैठ हो पाएगा। अरे तेरी गर्दन है कि दिया सलाई। और अपने भगत के और अगर यही बातें हम लोग पंडित जी से कहते तो जिसके मजाल है जो इस मौसर कह रहे थे पंडित के। अब मैं भी बहुत दिन नहीं जीऊंगा भगत, अगर तुम लोगों की याद बहुत है। मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को हाथ लगाकर पूछ रहा था, Who is this funny necked man, grandpa? With such a huge mustache on his face. Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक ऐसे था, ये वक्त भी एक ऐसे ऐसे करते होते उन्हें तुलना नहीं होती। सरकार के मुकदमे के दौरान बहुत ही बार लाहौर में बम बनाते हुए मारे गए। उनकी धर्म पत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती है। किसको मालूम है? आपको केस के उठाव के जवाब डॉक्टर मनमथ रात को आज निजामुद्दीन दिल्ली में रखते हैं। किसको मालूम?
और किसी को मालूम है कि कानपुर में रह रहे इस शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ उस इंसान के हाथों में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। अपने साथियों से मिलोगे बाबा से? मैं तुम्हारी फांसी के पहले आंध्र प्रदेश के राजमंत्री जेल भेजे जा रहा है सरकार। क्या दोगे? 7 मिनट सवाल। तुम मरने जा रहे हो सरदार? दिल से बोलना, कहीं तुम इस बात का अफसोस तो नहीं? इतना काला पानी घोटने के बाद जेल से निकलना, एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना, और फिर कभी में बैठकर सुलह भी करना। तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी उस वक्त हम लोग एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे यार। इसके अलावा इस 1 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का और क्या मूल्य हो सकता है? बस खत्म हुआ। बस ये वक्त वाकई तो हो गया था। सुना था आखिरी इच्छा के तौर पर उसने जमीन की झीलें और स्कूलों का खुदा मंगवाया था। याद आज मेरी जी जेल में ये खबर दी, जेलर ने जब ये खबर दी सलाखों के सर पकड़ के उनको घेरो उठा था। दूसरे कमरे से छुट्टियों की सिस्कियां सुनाई दे रही। सुना गंगा बरतने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले शाम तक की फांसी दे दी गई। लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोज को रवाना कर दिया गया है। वहाँ खौफ के मारे उनको अभी चली हालत में सतलुज कर दिया गया था। उनकी समाधि आज भी वहाँ है। मैंने पहले ही जा चुके थे। इलाहाबाद की मुठभेड़ में 1965 में वेंकटेश्वर दत्त ने इच्छा जाहिर की थी कि मरने के बाद उनको भी उनके पास ही दफनाया जाए। उनकी भी इच्छा पूरी हुई। प्रेम तक 3 साल बामशक्कत, कुंदनलाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आज जन्म काला पानी, और 24 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह।
में जीता हूँ। इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना उनकी सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगें होंगी, भूख का नामोनिशान नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, चीख पुकार नहीं होगी। आज कहीं कोई चीख पुकार नहीं है, खामोशी है, निराला है, सन्नाटा है, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले पौधों की चोट का एहसास होता था, क्योंकि पौधे दिखते थे। आज वो एहसास मिट गया है, क्योंकि घोड़े मारने वालों को ये सुविधा दे दी गई है कि वो दूर से बैठकर घोड़े फटकार सके। वो घोड़ों का राज जो उस पूरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, आज किसी दूसरे पूरे मुल्क से धीरे धीरे वापस आ रहा है। चिड़िया कंपनी में कभी ऐसी खुशी होगी। उसने कहा रुकना मत, काम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं। बस कभी कभी रातों में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है, तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, सरदार कि यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था। अहदे जवानी में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, एक नई दुनिया इस नाटक के निर्देशक सर बैठ जाइए। परिकल्पना की इस नाटक के और निर्देशक हैं जो की है प्लीज
केवल कार्तिक